नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। संविधान में हमारा ये जो आज का प्रैक्टिस वीडियो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि यह मात्र एक प्रैक्टिस वीडियो है। पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर में जाकर के पढ़ना होगा। पहले आप उसको पढ़ लीजिए जो हमारे कर्नल एकेडमी के ऐप में अवेलेबल है, बिल्कुल सीक्वेंसली वहाँ सारे चैप्टर रखे गए हैं। उसको आप पढ़ लेंगे, फिर प्रैक्टिस वीडियो को देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा सहायक होगा। राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रैक्टिस वीडियो है उसमें पहला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, आपको दोनों को देखना है और सही कथन का चयन करना है। प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होता है और दूसरा है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन सा इसमें सही है? तो यहाँ पर देखिए, जो पहला कथन है प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होता है, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि ये गलत है। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति होता है। दूसरा है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये बिल्कुल सही है। उसी अनुच्छेद 53 में कहा गया है दूसरे भाग में कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी कि सुप्रीम कमांडर होगा। इसका मतलब हुआ कि बी ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब गलत है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। सही कथन का चयन कीजिए। यहां भी उसी प्रश्न की तरह दो कथन हैं, दोनों में से आपको चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है राष्ट्रपति के चुनाव में संघ शासित क्षेत्रों से आने वाले संसद सदस्य मतदान नहीं करते हैं, और दूसरा है राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य समान होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संघ शासित क्षेत्रों से आने वाले संसद सदस्य मतदान नहीं करते, ऐसा नहीं है, ये गलत है। कहा गया है कि अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 54 में जो निर्वाचक मंडल यानी उनके मतदाता होते हैं उनके विषय में बताया गया है, और कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य यानी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते। लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि वो संघ शासित क्षेत्रों के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब है कि ये विकल्प गलत है। दूसरा है राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य समान होता है। लोकसभा राज्यसभा सदस्यों का मत मूल्य समान होता है, ये बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मत मूल्य की गणना की जाती है तो पहले विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य की गणना की जाती है, और जब पूरे देश भर के सभी विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य निकाल लिया जाता है तो उस सामूहिक संख्या में संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो निर्वाचित सदस्य संख्या 776 होती है उसका भाग दिया जाता है, तो मत मूल्य प्राप्त होता है संसद सदस्यों का। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों की संख्या का एक साथ भाग दिया जाएगा तो दोनों का मत मूल्य भी बराबर होगा यानी समान होगा। यहाँ भी विकल्प 2 आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। भारत के कौन से राष्ट्रपति को दूसरी वरीयता के मतों की गणना के उपरांत विजयी घोषित किया गया? दूसरी वरीयता देखिए, अगर आपने राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा है ऐप के अंदर जो अवेलेबल है,
तो वहाँ पर हमने आपको राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में बताया है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस मत प्रणाली की जो विशेषता है उसमें होता क्या है कि कोई भी सदस्य तब तक चुनाव नहीं जीतेगा जब तक उसको कुल मतों के 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि प्रत्येक मतदाता हर उम्मीदवार को वरीयता क्रम में वोट दे सकता है, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसको बड़े डिटेल से हमने समझाया है। तो मान लीजिए चुनाव की गणना, मतदान होने के बाद मतों की गणना होती है और उसमें किसी उम्मीदवार को 50% मत नहीं मिलते हैं, तब दूसरी वरीयता का मत गिना जाता है। और ऐसा एक ही बार हुआ है और इस दूसरी वरीयता से के मतों की गणना के पश्चात जो उम्मीदवार जीते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो हैं बीवी गिरी साहब, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर यहाँ पर होता है। चौथा प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से संबंधित विवादों का एकमात्र अंतिम निर्णायक कौन होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई धांधली हुई है, किसी धांधली का आरोप लगता है, चुनाव को गलत तरीके से किया गया है, चुनाव में गलत सर्टिफिकेट लगाए गए हैं, इन सब का एकमात्र जो निर्णायक होता है, एकमात्र अथॉरिटी होती है, वो भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। अकेला और अंतिम यही होता है, न इसके अलावा आप कहीं जा सकते हैं और न इसके बाद आप कहीं जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा है, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 56 और 61 में दी गई है। तीसरा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग मात्र संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है, किसी अन्य आधार पर नहीं। अब देखिए, इस प्रश्न में आपको कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 3 कथन हैं और आपको इसको देखना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। वास्तव में देना तो उत्तर वही है जो सही है। तो एक एक करके देख लेते हैं। राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात तो गलत हो जाती है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि महाभियोग सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध ही आ सकता है। भारत में किसी अन्य पदाधिकारी के खिलाफ महाभियोग नहीं आता है, वो सिर्फ बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। ये बोलचाल की भाषा का जन्म कैसे हुआ यहाँ पर, ये भी हमने उस चैप्टर में बड़े डिटेल में आपको समझाया है। राष्ट्रपति का टॉपिक करीब 2 घंटे 10 मिनट का टॉपिक है, जो कर्नल एकेडमी ऐप के अंदर है, तो काफ़ी विस्तृत तरीके से हमने उसको समझा रखा है। दूसरा है, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 56 और 61 में दी गई है। ये भी गलत है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया मात्र 61 में दी गई है, 56 में नहीं दी गई है। 56 में सिर्फ कार्यकाल बताते हुए ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। तो ये दोनों गलत हो गए। अब तीसरा क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग मात्र संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है, किसी अन्य आधार पर नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का कोई और आधार नहीं होता, सिर्फ एक यही आधार है, संविधान का उल्लंघन। यानी कि आपका सी सही होगा, केवल 3। छठवें प्रश्न पर आ जाते हैं। राष्ट्रपति के पास कौन सी निषेधाधिकार शक्ति नहीं है? पहला है संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार, आत्यंतिक निषेधाधिकार, जेबी निषेधाधिकार। ये जो प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये अलग प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न को पूछने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप उत्तर देंगे। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है हमारा कि आप कुछ एक दूसरी चीज़ सीखने वाले हैं। कौन सा निषेधाधिकार शक्ति नहीं है?
संपूर्ण निषेधाधिकार, ये तो है भाई राष्ट्रपति के पास। निलंबनकारी निषेधाधिकार, ये भी है। आत्यांतिक निषेधाधिकार, ये भी है। जेबी निषेधाधिकार, ये भी है। राष्ट्रपति के पास कुल निषेधाधिकार शक्तियाँ कितनी हैं? 3, लेकिन यहाँ तो 4 दिख रहा है। वास्तव में संपूर्ण निषेधाधिकार, जिसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, उसको हिंदी में जब डॉक्टर डी बसु की बुक, जो कि संविधान पर लिखी गई भारत की पहली किताब है, जब उसके अनुवादक ब्रजकिशोर शर्मा ने उसको हिंदी में अनुवाद किया, तो एब्सोल्यूट यानी संपूर्ण को उन्होंने हिंदी में लिखा आत्यांतिक। यानी आत्यांतिक और संपूर्ण एक ही होता है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में दे दिया जाता है कौन सा निषेधाधिकार नहीं है और उसमें संपूर्ण की जगह आत्यांतिक लिख दिया जाता है, तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कुछ अलग निषेधाधिकार की बात हो रही है, तो इसी को संपूर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा जो कोई होगा वो निषेधाधिकार नहीं होगा। यही बताने के उद्देश्य से हमने प्रश्न को इस प्रकार से बना रखा है आपके लिए। सातवां प्रश्न देखिए, अध्यादेश जारी करने के संबंध में विचार कीजिए। 2 कथन है इसमें। पहला, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तब अध्यादेश जारी हो सकता है, और दूसरा है, जब संसद का कोई एक सदन सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी हो सकता है। कौन सा सही है? ये सवाल कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011, जिसकी मेंस परीक्षा 2014 में हुई थी, ऐसा ही प्रश्न था जिसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था, न्यायालय में मुकदमे तक हुए थे। पूछा जा रहा कि अध्यादेश कब जारी हो सकता है। पहला है, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तब हो सकता है, जब संसद का कोई एक सदन भी सत्र में न हो तब भी हो सकता है। इसी का आपको उत्तर देना है। देखिए, अध्यादेश का मतलब होता है कि जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा कोई कानून बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब संसद कानून बनाने की स्थिति में ना हो तो उस समय राष्ट्रपति आदेश जारी करके कानून बनाएं। अब आप मुझे ये बताइए कि संसद के दोनों सदन मिलके कानून बनाते हैं या कोई एक सदन बना सकता है? जाहिर सी बात है, दोनों सदन काम करेंगे तभी कानून बनेगा, यानी कि विधेयक को दोनों सदनों से पास कराना पड़ेगा तभी कानून बनेगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, यानी कानून बन ही नहीं सकता संसद के द्वारा, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर लेगा भाई, यानी कि ये सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? जब संसद का कोई एक सदन सत्र में ना हो तब भी अध्यादेश जारी हो सकता है। संसद का एक सदन सत्र में हो, दूसरा ना हो, तो क्या संसद कानून बना लेगी? नहीं बना पाएगी, यानी तब भी राष्ट्रपति को ही अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, यानी सी विकल्प सही है। आठवां प्रश्न देखिए, किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? केहर सिंह बनाम भारत संघ, राम जवाया बनाम भारत संघ, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी, MC मेहता बनाम भारत संघ। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अगर आप चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो संघ की कार्यपालिका भाग 2 में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा इसका उत्तर। अनुच्छेद 74 पढ़ाते समय मैंने इस मुकदमे का जिक्र किया है, राम जवाया बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया है
कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं, परंतु वह इस बात की जांच कर सकते हैं कि सलाह संपूर्ण मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है अथवा नहीं। यदि नहीं तो वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि प्रथम दृष्टया जो कहा गया है कि वो बाध्य हैं। 9वें प्रश्न पर विचार करते हैं। 2 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं, 2 कथन, दोनों में से आपको चुनना है कौन सा सही है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, 72 के तहत ही राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं और क्षमादान में 4 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्षमा, परिहार, लघुकरण और निलंबित। यह अनुच्छेद 72 में है, यानी एक सही है। कहा गया 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये गलत है, राष्ट्रपति बिल्कुल भी बाध्य नहीं है उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानने के लिए। यानी कि आपका जो विकल्प है वो ए सही है, बाकी सभी गलत हैं। दसवां प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। पहला, उपराष्ट्रपति के पदनाम से जुड़ा उसका कोई औपचारिक कार्य नहीं है। दूसरा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन भी करता है। उपराष्ट्रपति के पदनाम से जुड़ा हुआ उसका कोई औपचारिक कार्य नहीं है। औपचारिक कार्य का मतलब होता है जैसा नाम वैसा काम। जैसे एक कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं तो उनके सहायक के रूप में वाइस प्रिंसिपल होते हैं। यानी वाइस प्रिंसिपल का औपचारिक कार्य है प्रिंसिपल की सहायता करना। किसी संस्था में उपाध्यक्ष का औपचारिक कार्य है अध्यक्ष की सहायता करना। किसी सभा में उपसभापति का औपचारिक कार्य है सभापति की सहायता करना। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति नाम है, लेकिन ये राष्ट्रपति की कोई सहायता नहीं करते। ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पूरी तरह से राष्ट्रपति का पावर ले करके जाते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति की सहायता करने कभी नहीं जाते। बल्कि नाम उपराष्ट्रपति है लेकिन काम क्या करते हैं, राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। इसका मतलब है कि इनके नाम से जुड़ा हुआ इनका कोई औपचारिक कार्य नहीं है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन भी करेगा। ये गलत है। उस वक्त राज्यसभा का संचालन उपसभापति के द्वारा किया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो पहला विकल्प यहाँ पर आपका हो जाता है सही, यानी कि 10 का ए सही है। 11वां प्रश्न विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। और दूसरा है, यदि सलाह संपूर्ण मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं दी गई है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले राम जवाया वाले केस में इसका जिक्र भी किया था। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। राम जवाया बनाम भारत संघ में भी ये कहा गया है और वहीं पर यह भी कहा गया है कि अगर वह जांच कर सकता है कि सलाह संपूर्ण मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है या नहीं। यदि नहीं तो वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी आपका हो जाता है सही, यानी कि यहाँ पर दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। कौन से 2 राष्ट्रपतियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। अब तक भारत में 2 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मौत हो गई थी। उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया था और वो दोनों राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये 2 ऐसे लोग हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में क्या शामिल है? दंड का माफ़ होना, अपराध का माफ़ होना, दंड व अपराध दोनों माफ़ होना, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में लिखा गया है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। उसमें कहा गया राष्ट्रपति किसी दंड को क्षमा, परिहार, लघुकरण या निलंबित कर सकते हैं किसी दंड को। अब इसमें क्या हुआ, बहुत से लोगों को जिनको आजीवन कारावास या कारावास मिला था, जिनके दंड को राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया, लेकिन उस माफ़ी के बाद भी जब वो कहीं किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने जाते थे तो जो नियमावलियाँ होती थी उसमें आपने आज भी आप देखते होंगे कि पूछा जाता आप सज़ा याफ्ता मुजरिम तो नहीं हैं, किसी अपराध में दोष सिद्ध तो नहीं किए गए हैं। ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता और उन्हें जॉब नहीं मिलती है। यही समस्या चुनाव लड़ने में, यही समस्या आपको कोई फर्म रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत जगहों पर ये आती थी। तो इस मामले को उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान में लिया और कहा कि दंड तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन वह आज भी अपराधी माना जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को माफ़ करेंगे, उसे क्षमादान देंगे, तो उस क्षमा में दंड जो कि संविधान में लिखा हुआ है के साथ साथ उसका अपराध भी माफ़ हो जाएगा। यानी कि दंड और अपराध दोनों माफ़ हो जाते हैं क्षमादान देने पर। तो सी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल की तुलना में अधिक हैं। दूसरा है, तुलनात्मक रूप से अपनी मंत्रिपरिषद के समक्ष राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक ताकतवर होता है। पहला कथन तो गलत है। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां जो हैं वो राज्यपाल की तुलना में अधिक नहीं हैं, वो कम है और ये हमने आपको पढ़ाया है। दूसरा है, तुलनात्मक रूप से अपनी मंत्रिपरिषद के समक्ष राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक ताकतवर होता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करा देता हूँ। भारत में राज्यों के जो राज्यपाल भेजे जाते हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य में भेजे जाते हैं इस उद्देश्य से कि आप वहाँ पर रहिए और देखिए कि क्या राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। और राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए भी आप बाध्य नहीं हैं, क्योंकि आपको उन्हें कंट्रोल में रखना है। इसका मतलब है कि राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के समक्ष अपेक्षाकृत ज़्यादा ताकतवर होता है जितना कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के समक्ष होता है। यानी कि दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही होता है, मतलब बी ऑप्शन सही है। अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं, विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। अब इसमें कौन सा सही है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
राष्ट्रपति जब चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा सकता है, ये गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। जब चाहें हटा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कथन 1 आपका सही है। इस तरह से 15 सवाल आपके ख़त्म हुए। 15 से ज़्यादा सवाल भी रखे जा सकते हैं, सैकड़ों हज़ारों सवाल रखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ वो संभव नहीं है। ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार है और इससे आने वाले किसी भी प्रश्न को आप सही तरीके से सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। यह एक मूल्यांकन करने के लिए वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि कोई अन्य प्रैक्टिस वीडियो देखने से पहले आप पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आप प्रैक्टिस वीडियो को देखेंगे और सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।